फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही हस्तियां ऐसी हुई हैं जिन्हें मोहम्मद रफी साहब जैसा सम्मान मिला हो। न केवल उनकी जादुई आवाज के फिल्मकार दीवाने थे, बल्कि उनके सीधे साधे और मीठे स्वभाव की भी उतनी ही कदर की जाती थी। जहां भी रफी साहब जाते, उनकी मुस्कान से माहौल खुशनुमा हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो, वो सबको खुश नहीं रख सकता। रफी साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी जिंदगी में 4 ऐसे बड़े मौके आए जब उन्हें अपमान झेलना पड़ा, लेकिन आखिर में अपमान करने वालों की ही हार हुई। इन फिल्मकारों ने रफी साहब को झुकाने की कोशिश की, पर उन्होंने बिना बदला लिए अपने स्वभाव और प्रतिभा से उन्हें कैसे जीत लिया, आज हम इसी कहानी को जानेंगे। लता मंगेशकर से अनबन, रॉयल्टी विवाद का कड़वा सच। फिल्मी संगीत के शुरुआती दौर से ही मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री के 2 चमकते सितारे रहे हैं। पुरुष गायकों में जहां रफी साहब का कोई मुकाबला नहीं था, वहीं लता जी की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। किसी भी डुएट गाने के लिए ये दोनों एकदम परफेक्ट थे। 60 के दशक तक इस जोड़ी का रुतबा इतना बढ़ गया था कि हर संगीतकार उनसे ही गाना गवाना चाहता था। ये जिसके लिए गाते, उसका संगीत हिट हो जाता। उस दौर में फिल्म निर्माता और संगीत कंपनियां संगीत से होने वाली सारी आमदनी आपस में बांट लेती थीं, जबकि संगीतकारों और गायकों को कुछ नहीं मिलता था। बाद में संगीतकारों के विरोध के बाद उन्हें रॉयल्टी मिलने लगी, लेकिन गायकों को उनकी फीस के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता था। इसी बात पर लता जी ने जोर शोर से रॉयल्टी की मांग उठाना शुरू किया। उनका कहना था कि अगर संगीतकार को रॉयल्टी मिलती है तो गायकों को भी मिलनी चाहिए। जाहिर है, कोई भी अपनी आमदनी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए संगीत कंपनियों और संगीतकारों ने लता जी का विरोध शुरू कर दिया। लता जी ने किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों से बात की और वे भी रॉयल्टी की मांग का समर्थन करने लगे। लेकिन सबसे बड़े गायक मोहम्मद रफी साहब को ये मांग लालच लग रही थी। वे पैसों के मामले में फकीर किस्म के इंसान थे और कहते थे कि जब हमने गाने के लिए एक बार फीस ले ली तो हमारा उस गाने पर कोई हक नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि लता जी की सगी बहन आशा भोसले भी यही मानती थी। जब रॉयल्टी की मांग पर मतभेद बढ़ गए तो इस मामले पर सभी गायकों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। ऐसा कहा जाता है कि इस सिलसिले में जब विचार विमर्श हो रहा था तो रफी साहब ने लता जी को महारानी कह दिया था। इससे लता जी मन ही मन नाराज थीं। उस दिन की मीटिंग में जब भी रफी साहब ने रॉयल्टी की मांग का विरोध किया तो दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। रफी साहब वैसे तो सज्जन आदमी थे, लेकिन उन्हें उस दिन गुस्सा आ गया और वे बोले, मैं आज से आपके साथ गाना नहीं गाऊंगा। लता जी तो पहले से ही भड़की हुई थीं। उन्होंने भी कहा, आप क्या नहीं गाएंगे, मैं खुद आज से आपके साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। इस झगड़े से बाकी गायक हैरान रह गए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने के 80% गाने यही दोनों गा रहे थे। इस झगड़े के बाद लता जी ने सभी संगीतकारों से कह दिया कि आज से कभी रफी साहब के साथ उनसे गाने न गवाएं। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर किसी ने रफी साहब से गाना गवाया तो वे उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी। इसके बाद रफी साहब नई गायिकाओं के साथ गाने गाने लगे। इस विवाद के चलते इन दोनों ने 1963 से 1967 तक यानी 4 साल तक साथ में कोई गीत नहीं गाया। इससे संगीतकारों को मुश्किल होने लगी। आखिरकार 1967 में संगीतकार एस.डी. बर्मन के लिए हो रहे संगीत समारोह में दोनों को एक साथ परफॉर्म करने के लिए राजी कर लिया गया, जिसमें दोनों ने एक साथ गाया। रफी साहब के निधन के बाद लता जी ने दावा किया था कि वे रफी साहब के साथ गाने को इसलिए तैयार हुई थीं क्योंकि रफी साहब ने उनसे चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। इस दावे को झूठ बताते हुए रफी साहब के साहिबजादे शाहिद रफी ने कहा कि लता जी वो चिट्ठी दिखाएं, वरना वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा को लिखना नहीं आता था, वे सिर्फ उर्दू पढ़ सकते थे, तो उन्होंने चिट्ठी कैसे लिखी। हालांकि न लता जी ने वो चिट्ठी दिखाई और न ही शाहिद ने मानहानि का केस किया। BR चोपड़ा से टकराव, मैं नया मोहम्मद रफी बना दूंगा। रफी साहब का दूसरा मशहूर विवाद प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा के साथ हुआ था। उन दिनों उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं और वे नए नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का करियर बना रहे थे। रफी साहब और लता जी उनके मनपसंद गायक थे। चोपड़ा जी फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर वापस लाने का विचार कर रहे थे, जिसमें कलाकारों पर सिर्फ एक ही बैनर की फिल्में करने की शर्त होती थी, जिसके बदले में उन्हें फिक्स्ड सैलरी देने का वादा था। उन्होंने रफी साहब से भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा तो रफी साहब ने मना कर दिया। रफी साहब ने कहा, चोपड़ा साहब, कोई भी कलाकार बनकर काम नहीं कर सकता, मेरी आवाज सबके लिए है। उनका इनकार सुनकर चोपड़ा जी भड़क गए और बोले, आज से मेरी फिल्मों में आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। मैंने आप जैसे बहुत सिंगर देखे हैं, मैं एक नया मोहम्मद रफी बना दूंगा। इस तरह BR चोपड़ा फिल्म्स के दरवाजे रफी साहब के लिए बंद हो गए। चोपड़ा जी के कहने पर कई और फिल्मकारों ने भी अघोषित रूप से रफी साहब का बॉयकॉट कर दिया, जिससे उन्हें गाने मिलने कम जरूर हो गए, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुए। उनका काम चलता रहा। BR चोपड़ा कैंप के संगीतकार रवि ने रफी साहब के मुकाबले महेंद्र कपूर से गाना गवाना शुरू कर दिया, लेकिन रवि जी और खुद महेंद्र कपूर जी दोनों रफी साहब के दीवाने थे। कपूर साहब तो रफी साहब को अपना गुरु ही मानते थे। रवि जी को भी रफी साहब की कमी अखर रही थी। साल 1965 में BR
चोपड़ा फिल्म्स एक मल्टी स्टारर फिल्म बना रहा था जिसका टाइटल था वक्त। संगीतकार रवि ने वक्त के लिए सभी गाने महेंद्र कपूर और आशा भोसले से गवा लिए थे, लेकिन उनको लग रहा था कि फिल्म के टाइटल ट्रैक से सिर्फ रफी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से गुजारिश की कि इस गाने के लिए आप रफी साहब को ही बुलाइए। बी.आर. चोपड़ा पार की फिल्मकार थे, उन्हें भी रवि जी की बात ठीक लगी, इसलिए उन्होंने रवि जी को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा, आप रफी साहब से बोलना कि वे ये गाना गाने के लिए इस चेक में जो चाहे उतनी रकम लिखें, लेकिन ये गाना जरूर गाएं। हालांकि रफी साहब को न तो पैसे का लालच था और न ही ईगो। इसके अलावा रवि जी ने जब ये कहा कि अगर आपने ये गाना नहीं गाया तो मैं इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगा, तो रफी साहब तैयार हो गए। उन्होंने अपनी महानता का एक और सबूत पेश किया और उस ब्लैंक चेक पर उतनी ही रकम भरी जितनी उनकी सामान्य फीस थी। ओपी, नैयर से दूरी, गुस्सैल स्वभाव पर धैर्य की जीत, लगभग ऐसा ही वाकया रफी साहब और बेबाक धुनों के बादशाह ओपी नैयर के बीच हुआ था। ओपी नैयर जितने कामयाब संगीतकार थे उतने ही गुस्सैल और तुनुका मिजाज भी थे। चाहे संगीत हो या जिंदगी, वे दोनों को अपनी शर्तों पर जीते थे। फीमेल सिंगर्स में उनको आशा भोसले ही सबसे ज्यादा पसंद थी और मेल सिंगर्स में रफी साहब। इसके अलावा वे आशा भोसले के साथ रिलेशन में भी थे, लेकिन उनकी बड़ी बहन लता जी से उन्होंने कभी कोई गीत नहीं गवाया। उन्हें 1968 में रफी साहब के साथ जॉय मुखर्जी की फिल्म हमसाया के लिए गीत रिकॉर्ड करना था, लेकिन उस दिन रफी साहब रिकॉर्डिंग के लिए बहुत देर से पहुंचे, तो उन्होंने नैयर साहब से माफी मांगी और कहा कि मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में बार बार रीटेक देने की वजह से देर हो गया। शंकर जयकिशन और ओपी नैयर प्रतिद्वंदी थे, इसलिए रफी साहब की बात से विछड़ गए और बोले, तुम्हारे पास शंकर जयकिशन के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं, तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर भी रफी साहब ने रिएक्ट नहीं किया। वे जानते थे कि ओपी हुए नैयर का गुस्सा कितना खराब है। उन्होंने शांत आवाज में कहा कि पहले ये गाना रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद हम आराम से अलग हो सकते हैं। ओपी नैयर भी रिकॉर्डिंग के लिए मान गए। ये गाना रिकॉर्ड करके रफी साहब चुपचाप स्टूडियो से चले गए और दोनों ने अगले 4 साल तक साथ काम नहीं किया। उन्होंने भी रफी साहब की जगह महेंद्र कपूर को चुना, लेकिन इसके बाद नैयर की धुनों से रस चला गया, उनकी फिल्में पिटने लगी। करीब 4 साल बाद एक दिन रफी साहब अचानक उनके घर आए, तो उन्हें देखकर ओपी नैयर भावुक हो गए। उन्होंने रफी साहब से कहा, तुम एक कामयाब सिंगर ही नहीं बल्कि मुझसे बेहतर इंसान भी हो। तुमने अपनी ईगो पर जीत हासिल कर रखी है जो मैं नहीं कर पाया। गुरुदत्त से अनबन, देर आने पर भी सम्मान का धनी। इस तरह की चौथी घटना रफी साहब और महान निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के बीच हुई थी। गुरुदत्त भी रफी साहब की आवाज के दीवाने थे और दोनों ने मिलकर कई नायाब गीत गाए। गुरुदत्त उन दिनों एम सादिक की फिल्म 14वीं का चांद में काम कर रहे थे। इसके टाइटल ट्रैक के लिए शकील बदायूनी ने गाना लिखा था और सब चाहते थे कि ये गीत रफी साहब ही गाएं। रफी साहब के हाँ करने के बाद ये तय किया गया कि गुरुदत्त जी के घर पर इस गाने की रिहर्सल की जाएगी। जिस दिन रिहर्सल थी उस दिन सब लोग वक्त से पहुंच गए, लेकिन रफी साहब नहीं आए। तब मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए गुरुदत्त जी के भाई को रफी साहब को ढूंढने भेजा गया। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते उस स्टूडियो में पहुंच गए जहां पर रफी साहब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। रफी साहब ने उन्हें देखा तो फौरन उनके पास आए और बोले कि आप जाइए, मैं यहाँ की रिकॉर्डिंग खत्म करके आपके घर आ जाऊंगा। इस तरह रफी साहब को देर हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद जब वे गुरुदत्त के घर आए तो वहाँ उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। सब लोगों को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, इसलिए रफी साहब ने अपनी आदत के मुताबिक सबसे माफी मांगी और कहा कि वो गाना बहुत खूबसूरत था, इसलिए बार बार रीटेक होने की वजह से मुझे देर लग गई। गुरुदत्त को लगा कि रफी साहब उनके गाने को कमजोर समझ रहे हैं, तो वे तलखी से बोले, ये हो सकता है कि वो गाना बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको जो गाना गाना है वो भी बहुत स्पेशल है। रफी साहब बेकार की बहस में नहीं पड़ते थे, इसलिए वे फौरन बोले, इसमें क्या शक है, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब इस गाने की रिहर्सल पूरी हुई तो रफी साहब ने अपने शब्द वापस ले लिए और कहा कि वाकई ये गाना उस गाने से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ऐसे थे मोहम्मद रफी साहब। उनकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपने स्वभाव, प्रतिभा और विनम्रता से उन सभी लोगों को झुका दिया जिन्होंने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की थी।